Dear students, I welcome you to the class of Basic Mechanical Engineering. I am Subhas Kumar, your educator of Mechanical Engineering branch. आज के क्लास में हम लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स का डिस्कशन करेंगे। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम लोग कंप्लीट थर्मोडायनामिक्स में कौन कौन से लॉ यूज होते हैं, उस लॉ का स्टेटमेंट, उस लॉ से रिलेटेड एग्जाम्पल और साथ ही साथ मैं आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा। आपको क्लास को प्रॉपर अटेंड करना है। बेसिक थर्मोडायनामिक्स में इससे पहले के वीडियो में जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को अभी तक नहीं देखा है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके आप उस कंटेंट को देख सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी आप ओपन करके देख सकते हो। आज के क्लास में हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम बेसिकली आज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बात करेंगे और कुछ उससे रिलेटेड कंसीक्वेंस है जिसमें हम टेम्परेचर स्केल के बारे में मैं बताऊंगा। फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो क्लास है ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक का क्लास है। आज का टॉपिक है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस पेज में भी मेंशन है, और साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब चैनल का लिंक ओपन करोगे तो वहाँ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। या तो आप यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वीडियो का लिंक भी टेलीग्राम ग्रुप में आपको पोस्ट किया गया है, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो @सुभाष सर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप थर्मोडायनेमिक्स बाय सुभाष सर सर्च करोगे तो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आइए हम लोग टॉपिक पे आज बढ़ते हैं आगे। आज का टॉपिक है आपका लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में टोटल 4 लॉज होते हैं। फर्स्ट है आपका जीरोथ लॉ, सेकेंड है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फोर्थ है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टोटल थर्मोडायनेमिक्स में टोटल 4 लॉज है, जीरोथ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब बात यहाँ पे आ रहा है कि अगर कोई भी लॉ है तो हम उसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ भी तो बोल सकते हैं। अब जीरोथ यहाँ पे हम क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, तो जीरोथ लॉ जो है वह फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ के बाद आया था, और जीरोथ लॉ में टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बताया गया है। थर्मोडायनेमिक्स में जो आप फर्स्ट लॉ में सेकेंड लॉ पढ़ते हो, फर्स्ट लॉ में सेकेंड लॉ में जो कुछ भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए टेम्परेचर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। टेम्परेचर को आपको पहले जानना पड़ता है, तभी आप फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ को पढ़ते हो। तो फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ ये सब तो आ चुका था, लेकिन जीरोथ लॉ में टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया, और चूंकि टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट हमको फर्स्ट और सेकेंड लॉ से पहले आना चाहिए, इसलिए इसको जीरोथ लॉ बना दिया गया। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम जीरोथ लॉ को पढ़ते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल का कॉन्सेप्ट जानना है। फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ को पढ़ते हैं। तो हमारा भी सिक्वेंस वही होगा, पहले हम लोग जीरोथ लॉ का स्टडी करेंगे, फिर फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। जो भी लॉ मैं आपको बताऊंगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका उस लॉ का स्टेटमेंट, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, और साथ ही साथ कंसिक्वेंसेज ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बिकॉज हम लोग लॉ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस होगा, उस लॉ का कोई यूज होगा, वो सारा कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को प्रॉपर अटेंड करें, और इसमें आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप प्रॉपरली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आपका जो भी डाउट होगा वो आपको सॉल्व किया जाएगा। और वीडियो को आप अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं। तो आइए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है आज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग
दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट पॉइंट इज जीरोथ लॉ वाज डेवलप्ड बाय फाउलर इन 1931। आपको याद रखना है 1931 में फाउलर नेम के साइंटिस्ट ने जीरोथ लॉ को डेवलप किया था। दिस लॉ वाज डेवलप आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीरोथ लॉ बाद में आया, फिर जब बाद में आया तो इसको जीरो पे क्यों रखा गया? बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बताया गया और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में पता होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट लॉ से भी ऊपर इसको रखा गया, इसलिए इसका नेम जीरो दे दिया गया, जीरोथ लॉ दे दिया गया। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, अगर आप अभी इसको प्रॉपरली अच्छे से समझेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका जीरोथ लॉ। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेटमेंट इसका क्या है? देखो, सपोज करते हैं कि आपके पास कोई बॉडी ए है, कोई भी बॉडी, आपके पास एक बॉडी है ए बॉडी, और जो ए बॉडी है वह किसी दूसरे बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब आप बोलोगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इस टॉपिक को मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये होता है कि बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी। इट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए एंड बॉडी बी शुड बी इक्वल। बॉडी ए अगर बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो टेम्परेचर बॉडी ए का है सेम टेम्परेचर बॉडी बी का होगा। यही मीनिंग है थर्मल इक्विलिब्रियम का। बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी। ठीक है, यहां तक आपको आ गया समझ में? उसके बाद मैं बता रहा हूं कि बॉडी बी जो है वह सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। पहले मैंने क्या बताया कि बॉडी ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि बॉडी बी जो है वह सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब बॉडी बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो बॉडी बी का टेम्परेचर और बॉडी सी का टेम्परेचर सेम होगा। यही तो मीनिंग होता है थर्मल इक्विलिब्रियम का। तो इस कंक्लूजन के आधार पे आप ये बता सकते हो कि जब ए का टेम्परेचर बी के इक्वल है, बी का टेम्परेचर सी के इक्वल है, तो ए का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर आपस में इक्वल होगा। बात समझ में आया? यही आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। इसका प्रॉपर हम स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं कि व्हेन द बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी एंड बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी सेपरेटली, देन ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जब ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, बॉडी बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और सी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो बॉडी ए का टेम्परेचर है सेम बॉडी सी का भी टेम्परेचर होगा। दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल सा लॉ है कि अगर ए का टेम्परेचर बी के इक्वल है और बी का टेम्परेचर सी के इक्वल है तो ऑब्वियसली ए का टेम्परेचर सी के इक्वल होगा ही। लेकिन यह बात अभी के टाइम में आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन ये जो जीरोथ लॉ है इसका हम लोग यूज भी करते हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज हम लोग थर्मोमीटर में करते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए करते हैं। वहां पे आपका यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी, कोई भी तीन बॉडी है, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और सी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बात समझ में आया? तो ये आपका स्टेटमेंट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब हम बात करते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट तो हम देख लिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये पढ़ना क्यों जरूरी है? ठीक है, तो देखिए हम लोग का जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या इसका सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस ये है
कि जो बॉडी ए है और जो बॉडी सी है, ये बिना कांटेक्ट में आए हुए हम ये बता सकते हैं कि ए और सी का टेम्परेचर सेम होगा। टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी। देखो, बॉडी ए और सी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, कैसे है कांटेक्ट में? तो बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी and body B is in thermal equilibrium with body C, but we can say that from zeroth law of thermodynamics, temperature of A and temperature of C should be equal. तो क्या A और C डायरेक्ट कांटेक्ट में आया? नहीं आया। A किसके साथ कांटेक्ट में आया? B के साथ। B का कांटेक्ट किसके साथ है? C के साथ। और हम ये बता सकते हैं कि A का जो टेम्परेचर है सेम टेम्परेचर बॉडी C का भी होगा। यही इसका सिग्निफिकेंस है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। विदाउट ब्रिंगिंग टू बॉडीज इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विथ द हेल्प ऑफ जीरोथ लॉ इट कैन बी एस्टेब्लिश वेदर दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट। हम दो बॉडी को बिना कांटेक्ट में लाए हुए बता सकते हैं कि वह आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जो आपको सिग्निफिकेंस मैंने बताया, इसी सिग्निफिकेंस का आप यूज करते हो थर्मोमीटर में। कैसे करते हैं? देखिए एग्जाम्पल। देखो, आपके पास एक थर्मोमीटर है, सबने देखा होगा थर्मोमीटर, ठीक है, कुछ इसी टाइप का होता है। यहाँ पे आपका डिफरेंट स्केल बने होते हैं रीडिंग के लिए, बेसिकली डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में आप देखते हो, ठीक है। यहाँ पे और सबसे नीचे इसका बल्ब लगा होता है और उसमें आपका जो हम फ्लूइड यूज करते हैं वो मरकरी होता है, इसमें पूरा वो फिल होता है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो कुछ मरकरी इस तरह से आपका विद इन द थर्मोमीटर आपका होगा, ठीक है। और थर्मोमीटर के बॉडी पे आपका रीडिंग के लिए आपका ग्रेजुएटेड होता है, उस पर आप उस पर रीडिंग को आप देख सकते हो। अब क्या होता है कि जैसे मुझे बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम थर्मोमीटर का जो बल्ब वाला पोर्शन है इसको बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, ह्यूमन बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है। तो जो थर्मोमीटर का ये वाला पोर्शन है वह ह्यूमन बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ रहा है। और ये वाला पोर्शन विद इन द थर्मोमीटर आपका यूज हो रहा है मरकरी, मरकरी, तो मरकरी के साथ भी कांटेक्ट में आ रहा है। तो थर्मोमीटर जो है वह बॉडी के साथ कांटेक्ट में है, ह्यूमन बॉडी के साथ, और सेम थर्मोमीटर आपका मरकरी के साथ कांटेक्ट में है। अब इसको समझो कि मान लेते हैं कि मेरा बॉडी जो है वो ए है, ठीक है, और जो आपका थर्मोमीटर है ये बी है, और थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी है वो सी है। अब आप जीरोथ लॉ से समझिए इसको, कि जब हम बॉडी के साथ थर्मोमीटर को कांटेक्ट में लाते हैं, इसका मीनिंग है कि ए और बी को कांटेक्ट में ला रहे हैं। ए और बी को कांटेक्ट में ला रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि कुछ देर तक आप ए को बी के साथ कांटेक्ट में रखोगे तो ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। अब क्या है कि जो थर्मोमीटर है बॉडी बी वह मरकरी के साथ कांटेक्ट में है, थर्मोमीटर बॉडी बी सी के साथ कांटेक्ट में है। तो जब बी सी के साथ कांटेक्ट में होगा तो टेम्परेचर ऑफ बी एंड टेम्परेचर ऑफ सी इक्वल होगा, टेम्परेचर ऑफ बी एंड टेम्परेचर ऑफ सी आपका इक्वल होगा। तो जीरोथ लॉ के आधार पे कह सकते हो कि टेम्परेचर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। इसका मतलब ये हो गया कि जितना सी का टेम्परेचर होगा तो मरकरी में जैसे ही आप टेम्परेचर राइज होगा वहां पे मरकरी एक्सपैंड करेगा, और एक्सपैंड करके जहां तक मरकरी आपका गया है वहां पे आप रीडिंग देख लोगे और आप यह बताओगे कि वह टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। यही सिग्निफिकेंस है जीरोथ लॉ का, क्योंकि हम वहां पे एक्सपेंशन जो मरकरी में हो रहा है उसको देख रहे हैं, बट हम बता रहे हैं किसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर। तो
क्या बॉडी डायरेक्ट मरकरी के साथ कांटेक्ट में आया? नहीं आया। लेकिन हम बॉडी का टेम्परेचर मरकरी के टेम्परेचर को देख करके कैसे बता दिए? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हेल्प से बताएं। बात समझ में आया? यहाँ भी आपका 3 बॉडी था, एक ह्यूमन बॉडी, एक थर्मोमीटर का पोर्शन है, और थर्ड जो है वो मरकरी है, जिसको मैंने ए, बी और सी से डिनोट किया है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि बॉडी को बिना मरकरी के साथ कांटेक्ट में लाए हुए हमें बता सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा। यही सिग्निफिकेंस है जीरोथ लॉ का। तो आप ध्यान रखिएगा कि थर्मोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर एंड इट इज बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझ में आया? थर्मोडायनामिक्स आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि विच लॉ पे बेस्ड है? दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या काम है थर्मो टेम्परेचर मेजरमेंट का? काम है, थर्मोमीटर ऑफ डिफरेंट टाइप के अवेलेबल होते हैं। वो आपका कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर हो सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर हो सकता है, रेसिस्टेंस थर्मोमीटर जिसे आप थर्मिस्टर बोलते हो, थर्मोकपल हो सकता है, साथ ही साथ आपका पायरोमीटर हो सकता है जिससे आप सन का टेम्परेचर मेजर करते हो। तो बहुत तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा जीरोथ लॉ का। Without bringing two bodies into direct contact, with the help of Zeroth law, it can be established whether they are in thermal equilibrium or not. अब हम बात करते हैं टेम्परेचर स्केल्स का, क्योंकि आपको पता है कि थर्मोमीटर का काम क्या है? टेम्परेचर मेजर करना। तो टेम्परेचर मेजर करेंगे तो कोई ना कोई यूनिट होगा ना। हम अभी टेम्परेचर यूनिट्स का बात करेंगे, टेम्परेचर किस किस यूनिट में मेजर करते हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और एक यूनिट का दूसरे यूनिट में मैं कन्वर्जन भी आपको बताऊंगा। टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्ररी, दैट इज रैंडमली टेकन। देखो कोई रूल नहीं है टेम्परेचर स्केल लेने का, ये हम आर्बिट्ररी लेते हैं। आर्बिट्ररी रैंडम आपका टेम्परेचर स्केल बनाया गया है। जो टेम्परेचर स्केल आप डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट, केल्विन, रैंकाइन, र्यूमर, ये सब जो आप यूज करते हो, ये सब आर्बिट्ररी रैंडमली लिया गया है। ठीक है, कैसे लिया गया वो सब का हम थोड़ा सा बात करते हैं। इन सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, देखो दोनों एक ही है। अगर आप सेल्सियस बोलो या सेंटीग्रेड बोलो, इसको आप लिखते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, और इसी को आप बोल सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या किया गया? आइस पॉइंट को लिया गया 0 डिग्री सेल्सियस, आइस पॉइंट, एंड स्टीम पॉइंट इज टेकन एन 100 डिग्री सेल्सियस। जब सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल को डिफाइन किया गया तो वहां पे हम लोग क्या किए? आइस पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस लिया। अब आइस पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? आइस पॉइंट का मीनिंग ये है फ्रीजिंग पॉइंट। आइस पॉइंट का मीनिंग होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। आपको पता होगा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और स्टीम पॉइंट का मीनिंग होता है बॉइलिंग पॉइंट। आपको ये भी पता होगा अगर डिग्री सेल्सियस में बात करते हो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, आइस पॉइंट इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम पॉइंट इज टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसी तरह से आपको कोई दूसरा टेम्परेचर स्केल बनाना हो, जैसे अगर बात करेंगे डिग्री फॉरेनहाइट का, तो वहां पे भी आप क्या करोगे? एक आइस पॉइंट कंसीडर करोगे और एक स्टीम पॉइंट कंसीडर करोगे। तो सारे टेम्परेचर स्केल में हम लोग बस वाटर का आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट देखते हैं, उसके आधार पर डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स का यूज करते हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट भी हम लोग करते हैं। उसका भी हम अभी बात करेंगे कि कैसे आप यूनिट चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिपल पॉइंट। ये बात हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सबस्टांस में भी पढ़ाएंगे। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। बस आपको अभी यहाँ पे जानना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि ट्रिपल पॉइंट क्या है, तो आपको बताना है कि एक ऐसा, यहाँ पे हम ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर का बात करेंगे। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर भी होता है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर भी होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर के डेटा का बात करेंगे। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वाटर आपका ऑल 3 फेज में एग्जिस्ट करता है। ट्रिपल पॉइंट क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर, यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर भी होता है, वो हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सबस्टांस में बताएंगे आपको। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वाटर ऑल 3 फेज में एग्जिस्ट करता हो। कौन कौन सा 3 फेज?
सॉलिड फेज में तो आइस के फॉर्म में, लिक्विड फेज हो तो वाटर के फॉर्म में, गैसियस फेज हो तो वाटर वेपर के फॉर्म में। तीनों फेज अगर आपका एक साथ एग्जिस्ट करता हो, उस टेम्परेचर को, उस डेटा को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट डेटा। वह ट्रिपल पॉइंट प्रेशर का हो सकता है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर का हो सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर का। तो आप इस डेटा को याद रखोगे। वाटर का ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप केल्विन में चेंज करोगे तो बहुत सिंपल है चेंज करना। डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू है उसमें आप 273.15 ऐड कर दो, तो आपको जो रीडिंग आ जाएगा वो केल्विन में आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका हम लोग प्रूफ करेंगे अभी कि कहाँ से आपको ये फार्मूला मिला, कैसे पता चला कि डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड करेंगे तो केल्विन में रीडिंग आ जाएगा। अभी बस आपको ध्यान में ये रखना है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में आपसे पूछा जाएगा तो आप चेंज करके बता सकते हो, दैट इज 273.16 केल्विन। ठीक है। अब आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल, केल्विन टेम्परेचर स्केल सेम होता है, इसीलिए जब आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं PV इक्वल टू MRT, तो आप हमेशा ध्यान में रखोगे यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं। हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे, बहुत बार यूज करेंगे अपने आने वाले टॉपिक में, PV इक्वल टू MRT। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो आप टेम्परेचर पुट करोगे हमेशा आपको टेम्परेचर केल्विन में पुट करना है, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम गलत बन जाएगा। टेम्परेचर हमेशा आपको केल्विन में यूज करना है आइडियल गैस इक्वेशन में। क्यों करना है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल एंड केल्विन टेम्परेचर स्केल आर सेम। जो केल्विन टेम्परेचर स्केल है, आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल दोनों सेम है। तो हम आइडियल गैस इक्वेशन में टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में यूज करते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है, तो टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन है, जिसको आप कैपिटल K से डिनोट करते हो, दैट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। स्टार्टिंग में बहुत अलग अलग टाइप से डिफाइन किया गया, और अभी के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, द सिंगल फिक्स पॉइंट रेफरेंस टेम्परेचर यूज इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। फिक्स रेफरेंस टेम्परेचर में हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को यूज करते हैं, दैट इज 273.16 केल्विन और 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेल्सियस। यहीं से आपका 1 केल्विन का डिफिनीशन भी मिलता है, जो हम आपको क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ 1 केल्विन टेम्परेचर। देखो ये आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन 1 केल्विन एज पर द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ टेम्परेचर स्केल। 1 केल्विन किस टेम्परेचर को आप बोलते हैं, उसका डिफिनीशन क्या है। तो अभी मैंने बताया कि आप रेफरेंस लेते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 273.16 केल्विन। ठीक है। 1 केल्विन टेम्परेचर का मीनिंग यह हुआ 1/273.16 पार्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1 केल्विन। तो 1 केल्विन टेम्परेचर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है 1/100th ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं होगा। 1/273.1/5 ऑफ नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, नहीं होगा। नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, या 273.15 केल्विन, ए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिफिनेशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन है 100 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन है 1/273.16 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिफिनेशन ऑफ टेम्परेचर स्केल। आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज 1 केल्विन टेम्परेचर, देन यू कैन से दैट 1/273.16 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में आपको याद रखना है 273.16 केल्विन। तो आप यहाँ से बता सकते हो 1 केल्विन टेम्परेचर का क्या डिफिनीशन होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सा टेम्परेचर यूनिट हम लोग को यूज करना है। तो ऐसा यूनिट में मैंने बताया कि केल्विन होता है, इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सबका हम बात करते हैं। ठीक है। तो मेनली हम बात करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट का, डिग्री सेल्सियस का, केल्विन का। इसके अलावा रैंकाइन, र्यूमर, ये सब टेम्परेचर स्केल होता है। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि एक टेम्परेचर यूनिट को दूसरे टेम्परेचर यूनिट में कन्वर्ट करना है,
तो कैसे करते हैं उस प्रोसेस को जानना है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको 3 टेम्परेचर स्केल्स मैंने बनाया है। एक है आपका फ़ारेनहाइट स्केल, दूसरा है आपका सेल्सियस और थर्ड है आपका केल्विन। आपको ध्यान ये देना है कि जब भी फ़ारेनहाइट का आप बात करते हो हमेशा डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हो। सेल्सियस का बात करोगे तो आप डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड आप बोल सकते हो। केल्विन का बात करते हैं तो यहाँ पे आप ओनली के यूज करते हो, यहाँ आपको डिग्री यूज नहीं करना है। पहले होता था लेकिन अब यहाँ पे हम ओनली केल्विन में के लिखते हैं। तो आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट से समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ़ारेनहाइट के साथ सेल्सियस के साथ हमेशा डिग्री आपको मेंशन करना है, केल्विन के साथ आपको मेंशन नहीं करना है। अब आपको कुछ डेटा याद रखना है। क्या क्या है वो डेटा? सबसे पहले आपको याद रखना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसी का दूसरा नाम होता है आइस पॉइंट। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना है, तो आप आसानी से बता सकते हो दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछा जाएगा तो 273.15 केल्विन, और आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में 273.15 केल्विन होता है। ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। आइस पॉइंट, इसका मीनिंग है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, केल्विन में आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट को ही हम बोलते हैं स्टीम पॉइंट। इसी को क्या बोलेंगे? स्टीम पॉइंट। तो आपको स्टीम पॉइंट भी याद रखना है। डिग्री सेल्सियस में तो सबको पता होता है 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 273.15 केल्विन, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये डेटा आपको याद रखना है। फ्रीजिंग पॉइंट में ये डेटा याद रखना है। ठीक है, अगर इतना पता है तो आप एक टेम्परेचर स्केल से अपने वैल्यू को दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको मैं इनके इंपॉर्टेंट फार्मूला दे रहा हूं, और इसी फार्मूला के हेल्प से आप किसी भी टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में चेंज कर सकते हो। और वही नहीं, इसके अलावा भी हम कोई और टेम्परेचर स्केल बना देते हैं, रैंकाइन हो, र्यूमर हो या आर्बिट्ररी कोई भी टेम्परेचर स्केल बना देते हैं। बस हम वहाँ पे आपको डिफाइन कर देंगे कि आइस पॉइंट इतना है, स्टीम पॉइंट इतना है, तो आप किसी भी वैल्यू को आप उस यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी के आधार पर हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे लास्ट में, तो वहाँ पे भी आप समझ जाओगे कि कैसे टेम्परेचर स्केल हम लोग बनाते हैं और एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे में रीडिंग को कैसे कन्वर्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका ये है, टेम्परेचर ऑन एनी स्केल, टेम्परेचर ऑन एनी स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाई स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? टेम्परेचर ऑन एनी स्केल, कोई भी टेम्परेचर आप ले लो, माइनस उसी टेम्परेचर स्केल में आपको आइस पॉइंट पता रहना चाहिए, आपको स्टीम पॉइंट पता रहना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होगा? टेम्परेचर ऑन एनी स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाई स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एनी टेम्परेचर स्केल। आप यह कॉन्सेप्ट डिग्री फ़ारेनहाइट में यूज कर लो, डिग्री सेल्सियस में यूज करो, केल्विन में यूज करो, आर्बिट्ररी कोई भी टेम्परेचर स्केल आपको मिलता है आप वहां पे यूज कर सकते हो। आइस पॉइंट का मीनिंग है फ्रीजिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट का मीनिंग है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बस आपको इतना पता है, आप कोई भी टेम्परेचर को दूसरे में चेंज कर सकते हो। जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट में मैं बोलूंगा कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप डिग्री सेल्सियस में बताओ कि क्या वैल्यू होगा, तो आप बहुत ईजिली बता सकते हो। अब ध्यान देना कि जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में टर्म है स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, यह क्या शो कर रहा है? यह नंबर ऑफ डिवीजन को शो कर रहा है। स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट नंबर ऑफ डिवीजन को शो कर रहा है। अगर आप बात करोगे फ़ारेनहाइट में तो स्टीम पॉइंट का वैल्यू है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट
आइस पॉइंट का वैल्यू है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं आपसे पूछूंगा इस दोनों के बीच नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो दोनों का डिफरेंस, दैट इज 180 डिवीजन। क्या अगर डिग्री सेल्सियस में मैं पूछूंगा तो यहाँ पे भी आप बता सकते हो, यहाँ तो सिंपल है, ऊपर 100 और नीचे 0, तो यहाँ पे 100 डिवीजन है। अगर मैं केल्विन में पूछूं तो यहाँ 273.15 और नीचे आपका बॉइलिंग पॉइंट है 373.15 केल्विन और फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन। इसमें भी आपका है 100 डिवीजन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट जो डिनोमिनेटर में है उसके जगह आप डायरेक्ट नंबर ऑफ डिवीजन भी यूज कर सकते हो। बात समझ में आया? डायरेक्ट आप डिफरेंस निकाल लो स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट का और नंबर ऑफ डिवीजन यूज कर लो, तो दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो आपको मैंने क्या बताया, टेम्परेचर ऑन एनी स्केल माइनस आइस पॉइंट बाई स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एनी स्केल। देखो टेम्परेचर ऑन एनी स्केल, मान लेते हैं कि आप डिग्री सेल्सियस का बात कर रहे हो। ठीक है, तो टेम्परेचर ले लो डिग्री सेल्सियस में, माइनस आइस पॉइंट क्या होता है 0, स्टीम पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस आइस पॉइंट है 0। इसका वैल्यू कांस्टेंट आएगा। प्रत्येक टेम्परेचर स्केल के लिए इस टर्म का वैल्यू कांस्टेंट आता है। अगर आप यही रूल यूज करोगे केल्विन में, कर लेते हैं। केल्विन में टेम्परेचर आप लिखोगे के, आइस पॉइंट है 273.15 बाई स्टीम पॉइंट है 373.15 माइनस आइस पॉइंट 273.15। सेम रूल हम अप्लाई करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में। देखो टेम्परेचर ऑन एनी स्केल, तो डिग्री फ़ारेनहाइट का ले रहे हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेम्परेचर को, माइनस आइस पॉइंट 32 डिग्री सेल्सियस बाई स्टीम पॉइंट 212 और फिर से आपका आइस पॉइंट हो जाएगा 32। यह किसी भी टेम्परेचर स्केल के लिए इस टर्म का वैल्यू सेम आता है। तो आप क्या करोगे, जब सबका वैल्यू एक कांस्टेंट के इक्वल है तो आप इन सारे टेम्परेचर स्केल को आपस में इक्वल बना दोगे। अब इसको सॉल्व करो। देखो डिग्री सेल्सियस बाई 100 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 बाई 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 180। अब ध्यान से देखोगे डिनोमिनेटर में वही टर्म आया जो मैंने आपको नंबर ऑफ डिवीजन में बताया था। दिख रहा है, डिग्री सेल्सियस में 100 डिवीजन होता है, केल्विन में 100 डिवीजन और डिग्री फ़ारेनहाइट में 180 डिवीजन। ठीक है, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आप एक देख सकते हो, सारे टर्म को आप 20 से डिवाइड करो तो डिग्री सेल्सियस बाई 5 हो जाएगा, इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 बाई 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 9। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। यहां तक आपको समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका यही है। आपको इसको याद नहीं रखना है, आप बेसिकली आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट याद रखोगे तो आप इजीली वहां से डिराइव कर सकते हो। बट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग you can directly remember this formula, degree celsius by 5 equal to k minus 273.15 by 5 equal to degree Fahrenheit minus 32 by 9। अब बात ये आता है कि इस फार्मूला के हेल्प से एक यूनिट को दूसरे में चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में तो आप क्या करोगे, इस दोनों को इक्वेट कर दो।
तो क्या मिलेगा आपको, तो डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू के माइनस 273/5। तो आपको ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273.15। और यू कैन इजियली से दैट केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। बचपन से आप सुनते आ रहे हो कि डिग्री सेल्सियस वाले रीडिंग में अगर हम 273.15 ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, टेम्परेचर इन केल्विन। अब हम लोग बात कर रहे हैं 273.15 का, बट बहुत जगह हम लोग डायरेक्ट 273 ऐड करते हैं प्रॉब्लम को इजियली सॉल्व करने के लिए, बिकॉज 273.15 आप लोगे एक्यूरेट है, बट आपको थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता है, इसलिए हम ज़्यादातर जगह डायरेक्ट 273 ऐड करते हैं, बट एक्चुअल में वो 273.15 है, आपको ध्यान रखना है। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशनशिप मिल गया। अगर आपको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशनशिप चाहिए तो आप निकाल लो, उसमें क्या करोगे, फर्स्ट टर्म को थर्ड से इक्वेट कर दो। अगर आपको केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशनशिप चाहिए तो केल्विन सेकेंड टर्म में है और डिग्री फ़ारेनहाइट थर्ड टर्म में है, उस दोनों को इक्वेट कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को इक्वेट। तो क्या आपको मिला है, डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। तो क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। यही फार्मूला आपको मिल गया। ये फार्मूला क्या शो कर रहा है कि अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर पता हो तो उसको यहाँ पे रख दीजिए, आपको डिग्री सेल्सियस में रीडिंग मिल जाएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 को 5/9 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिग्री सेल्सियस में आपको रीडिंग मिल जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि आप हमको रिलेशनशिप निकाल के दिखाओ केल्विन में और डिग्री फ़ारेनहाइट में, वो भी सिंपल है। क्या करोगे, केल्विन माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। अब यहाँ से अगर आपको केल्विन का वैल्यू चाहिए तो आप निकाल लो, 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 और माइनस का 273.15 केल्विन के साइड में है, इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे, प्लस में आ जाएगा 273.15। बस यही रिलेशनशिप है। तो आपको बस डेटा याद रखना है, स्टीम पॉइंट का, आइस पॉइंट का, एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है। आप एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में बहुत ईजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत ईजी कन्वर्जन आप कर सकते हो। बात समझ में आया यहाँ तक? तो आपको मेन ये फार्मूला याद रखना है, ये भी ना याद रहे तो बेसिक जो मैंने आपको आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट के साथ जो फार्मूला बताया है उसको आप याद रखो, सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लिए कि आप एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हो, इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आइए आज के क्लास में हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट को स्टडी किए हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आप भी चेक कीजिए कि आपने आज के क्लास में क्या सीखा, कितना सीखा, आपको क्या समझ में आया, आपका वो सब कुछ यहाँ पे पता लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जैसा अभी आपको पता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत सिंपल। बाकी फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ क्या होता है आने वाले क्लास में हम पढ़ेंगे, सबको पढ़ना है एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल फिक्स टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड ऑन। अभी आपको पता है कि जो सिंगल फिक्स पॉइंट टेम्परेचर स्केल है वह किस पे बेस्ड है, आइस पॉइंट पे नहीं, स्टीम पॉइंट पे भी नहीं है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे बेस्ड है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच थर्मोमीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आइडियल गैस थर्मोमीटर वह मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, वहां पे आप आइडियल गैस का यूज करते हो। तो थर्मोमीटर किस मटेरियल से बना है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन से इंडिपेंडेंट होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अ न्यू लीनियर टेम्परेचर स्केल डिनोटेड बाय 0s हैज बीन डेवलप। 0s नहीं है, s है। न्यू टेम्परेचर स्केल को आप s से डिनोट कर रहे हो,
वैसा टेम्परेचर स्केल आप बना रहे हो, ठीक है। वह उस टेम्परेचर स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 200 S है और बॉइलिंग पॉइंट 400 S है। तो आपको ये बताना है कि ऑन दिस स्केल 500 S कॉरस्पॉन्ड्स इन डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन को एक बार और समझिए और ध्यान से समझिए। देखिए, यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपने एक नया टेम्परेचर स्केल बनाया, उसका नेम दे दिया आपने S, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 200 S है और बॉइलिंग पॉइंट 400 S है। फ्रीजिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? आइस पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? स्टीम पॉइंट। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। कौन सा टेम्परेचर स्केल है? S। इसमें आइस पॉइंट कितना है? 200 S है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 400 S है। और आपको टेम्परेचर दे रखा है 500 S। उसको चेंज करना है, किस में चेंज करना है? डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में भी आपको आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट पता रखना है। तो 0 होता है आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट होता है 100। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब टेम्परेचर S स्केल में 500 S होगा, वही टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? यही क्वेश्चन है। इसका सीधा सीधा कहने का ये मीनिंग है कि आप 500 S टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया कि कभी भी एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में चेंज करना हो तो आपको आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पता होना चाहिए। तो अब डिग्री सेल्सियस में करना है तो उसका तो पता होता ही है हमें। अब यहाँ पे एक नया टेम्परेचर स्केल बना दिया S। आप भी कोई टेम्परेचर स्केल बना सकते हो, आप भी कोई टेम्परेचर स्केल डिफाइन कर लो, उसमें बता दो कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है, और कोई टेम्परेचर बता दो और पूछो कि हाँ वो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। क्वेश्चन बहुत इजीली फ्रेम हो जाता है। अब यहाँ पे S स्केल पे टेम्परेचर 500 है तो डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर ऑन एनी स्केल माइनस आइस पॉइंट बाई स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज कांस्टेंट। आप इसको सॉल्व करो। देखो, टेम्परेचर ऑन एनी स्केल, अगर हम S स्केल का बात करते हैं तो 500 टेम्परेचर है आपका, माइनस आइस पॉइंट है 200 बाई स्टीम पॉइंट 400 माइनस आइस पॉइंट 200 इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट बाई स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। हो गया, दोनों को इक्वेट कर दिए, सॉल्व कर देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऊपर का टर्म क्या आएगा? 500 माइनस 200, ऊपर में आ जाएगा आपका 300 और नीचे में आ जाएगा आपका 200 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस बाई 100। तो आप क्या करोगे? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो। 300/2 तो डिग्री सेल्सियस में जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 150। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आया? तो आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हो एक टेम्परेचर यूनिट को दूसरे में। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। हर टेम्परेचर स्केल के केस में आपको आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट याद रखना है। अगर वो कोई नया टेम्परेचर स्केल बनाता है तो उस केस में आपको आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट का वैल्यू, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू आपको दे रखेगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपने देखा। तो आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, 1 केल्विन का डिफिनीशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 केल्विन टेम्परेचर है क्या। सबसे पहला बात कि केल्विन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है और 1 केल्विन टेम्परेचर का मीनिंग होता है 1/273.16 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ट्रिपल पॉइंट डेटा में आपको ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर याद रखना है वाटर के लिए 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेल्सियस। आज के क्लास में हमने आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कंप्लीटली जीरोथ लॉ के बारे में बताया और इसके बाद मैंने आपको उसका सिग्निफिकेंस, साथ में टेम्परेचर स्केल, एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे में कन्वर्ट करना मैंने बताया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया। आने वाले क्लास में हम लोग फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। और आज के क्लास में आपको अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और ऑलरेडी मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है, आप उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हो, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।